Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जिसका टाइटल है कंटेम्प्ररी साउथ एशिया, और ये इस चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज़ कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 1 डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, नंबर 2 मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, नंबर 3 एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका जैसे टॉपिक्स को। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 33। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। मतलब डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। तो हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के लोकतंत्र के बारे में। बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। मतलब बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। इट इंक्लूडेड एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल और असम क्षेत्रों को शामिल करता था। पीपल ऑफ दिस रीजन डिड नॉट लाइक, मतलब कि इन क्षेत्र के लोग निम्नलिखित बातों से असहमत थे। नंबर 1 द कंट्रोल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान का नियंत्रण। नंबर 2 द रूल फोर्सिंग देम टू एक्सेप्ट उर्दू लैंग्वेज, मतलब उन्हें उर्दू भाषा स्वीकार करने के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा था। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 34 के बारे में। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश कंटिन्यूड। तो हम इस पेज पे भी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के लोकतंत्र के बारे में, उसे आगे पढ़ते हैं। People in East Pakistan were treated unfairly, so they started protest. पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश में लोगों के साथ अन्याय हुआ, इसलिए उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। They wanted, वे चाहते थे। नंबर 1 रिस्पेक्ट फॉर बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर, मतलब बंगाली भाषा और संस्कृति का सम्मान। नंबर 2 फेयर शेयर इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड पॉलिटिकल पावर, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक सत्ता में निष्पक्ष हिस्सा। शेख मुजिब उर रहमान लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि शेख मुजिबुर रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी दैट इज सेल्फ रूल फॉर ईस्ट पाकिस्तान। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी दैट इज सेल्फ रूल, मतलब कि स्वशासन की मांग की। In 1970 elections, Sheikh Mujib Party Awami League won all seats in East Pakistan and got majority in Pakistan Assembly. हम कह सकते हैं कि 1970 के चुनाव में शेख मुजीब पार्टी जो थी उनकी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में सभी सीटें जीत लीं और पाकिस्तान की विधानसभा में बहुमत हासिल किया। But the West Pakistan leaders did not allow the assembly to meet, मतलब कि लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने विधानसभा को मिलने नहीं दिया। शेख मुजीब was arrested, तो शेख मुजीब को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आगे पढ़ते हैं। The army under General Yahya Khan attacked people in East Pakistan to stop protest. मतलब जनरल याहा खान के नेतृत्व में सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, के विरोधी प्रदर्शनों को रोकने के लिए हमले किए। Thousands of people were killed and many people ran to India as refugee. हजारों लोग मारे गए
और कई लोग रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थी बनकर भारत में भाग आए। India supported East Pakistan fight for independence by giving money and military help. भारत ने पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में धन और सैन्य सहायता देकर समर्थन किया। This led to a war between India and Pakistan in 1971. इससे 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बीच युद्ध हो गया। The war ended with Pakistan's defeat. हम कह सकते हैं कि यह युद्ध पाकिस्तान की पराजय पर समाप्त हुआ एंड बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड एज अ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री और बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र देश बनकर उभरा। अबाउट द मुराल फोटो एट द बॉटम, तो इस पेज पे हम बात कर रहे हैं अब मुराल के बारे में जो कि एक फोटो दिया हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे मुराल किसे कहते हैं। तो मुराल को हिंदी में कहते हैं दीवार पर चित्रित कला को। दिस इज अ मुराल एट ढाका यूनिवर्सिटी। यह ढाका विश्वविद्यालय का एक मुराल है। इट शोज द स्ट्रगल ऑफ पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट बाय वेस्ट पाकिस्तान। हम कह सकते हैं कि यह पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ लोगों के संघर्ष को दर्शाता है। The mural represents the language movement where people fought for Bengali language। मतलब कि यह मुराल भाषा आंदोलन को प्रस्तुत करता है जहां लोग बंगाली भाषा के लिए लड़ते थे। It also shows the fight for freedom which finally led to the creation of Bangladesh in 1971। हम कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम को भी दर्शाता है जिसने अंततः 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश के निर्माण की ओर इसे ले जाया गया। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 35। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश, तो हम बात कर रहे हैं इस पेज पे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश wrote its constitution which believed in secularism, democracy and socialism। तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने अपनी संविधान लिखा जिसमें उसने बात की किसके बारे में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता मतलब कि सेकुलरिज्म, दूसरा है लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी और तीसरा है और समाजवाद मतलब कि सोशलिज्म में विश्वास व्यक्त किया गया। In 1975, शेख मुजीब चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कह सकते हैं कि 1975 में शेख मुजीब ने क्या किया, उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया। नंबर 1, मेड द गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री। देखिए प्रेसिडेंशियल को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति प्रणाली और पार्लियामेंट्री को हिंदी में कहते हैं संसदीय प्रणाली। तो हम कह सकते हैं सरकार को संसदीय प्रणाली की बजाय राष्ट्रपति प्रणाली बनाई। सेकेंड, एबॉलिश ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन दैट इज अवामी लीग। मतलब अपनी ही पार्टी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। आगे पढ़ते हैं। दिस कॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। यह संघर्ष और तनाव का कारण बन गया। शेख मुजीब वॉज किल्ड इन अ मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975। शेख मुजीब को अगस्त 1975 में एक मतलब कि मिलिट्री अपराइजिंग मतलब कि सैन्य विद्रोह में मार दिया गया। न्यू रूलर जियाउर रहमान फॉर्म बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वॉन इलेक्शन इन 1979। तो जो नए शासक थे जिनका नाम था जियाउर रहमान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 में वो चुनाव जीत गए। He was also assassinated and later जनरल इरशाद took over। तो हम कह सकते हैं कि वो भी हत्या के शिकार हुए और बाद में जो जनरल इरशाद थे उन्होंने सत्ता संभाली। पीपल डिमांडेड डेमोक्रेसी, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट मतलब कि लोगों ने लोकतंत्र की मांग की, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इरशाद अलाउड लिटिल पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब कि जो जनरल इरशाद हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने थोड़ी राजनीतिक गतिविधियों मतलब कि पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति दी। लेटर बिकेम प्रेसिडेंट फॉर 5 years। बाद में वे 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन गए। मास प्रोटेस्ट इन 1990 फोर्स्ड हिम टू स्टेप डाउन। हम कह सकते हैं कि
1990 में मतलब 1990 में व्यापक जन आंदोलन ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। फ्री इलेक्शंस इन 1991 सिंस देन डेमोक्रेसी हैज कंटिन्यू। तो हम कह सकते हैं 1991 में स्वतंत्र चुनाव हुए और इसके बाद से क्या हुआ, तब से लोकतंत्र जारी है। अब हम बात करेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। मोनार्की को हिंदी में कहते हैं राजतंत्र और डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। तो हम बात कर रहे हैं राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में। कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम एंड लेटर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर मेनी ईयर्स। नेपाल हिंदू राज्य था और बाद में कई वर्षों तक ये क्या रहा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा, मतलब कि संवैधानिक गणराज्य। पीपल वॉन्टेड अ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। हम कह सकते हैं लोग एक अधिक खुली और जवाबदेही सरकार चाहते थे। बट द किंग एंड आर्मी कंट्रोल एवरीथिंग लिमिटिंग डेमोक्रेसी। लेकिन राजा और सेना ने सब कुछ नियंत्रित किया जिससे लोकतंत्र सीमित रह गया। In 1990, after a strong movement, Nepal got a new democratic constitution. 1990 में एक प्रबल आंदोलन के बाद नेपाल को एक नया लोकतांत्रिक संविधान मिला। बट डेमोक्रेसी वॉज अनस्टेबल। लेकिन क्या थी? लेकिन जो लोकतंत्र थी वो वहाँ पे अस्थिर थी। इन दी 1990s, माओइस्ट स्प्रेड इन्फ्लुएंस एंड फॉर द किंग। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1990 के दशक में जो माओवादी थे उन्होंने अपना प्रभाव वो बढ़ाने लगे और राजा से संघर्ष करने लगे। अ सिविल वॉर स्टार्टेड बिटवीन। सिविल वॉर को हिंदी में कहते हैं गृह युद्ध। तो हम कह सकते हैं एक गृह युद्ध शुरू हो गया। किसके बीच में हुआ? पहला है मोनार्किस्ट, मतलब कि मोनार्किस्ट, डेमोक्रेट्स एंड माओइस्ट। इसे हम क्या कहेंगे? एक ट्रायंगुलर फाइट कहेंगे क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं। तो हम कहेंगे इसमें इसे क्या कहेंगे? जिसमें एक राजतंत्र पसंद करने वाले जो लोग थे वो थे, मतलब कि मोनार्किस्ट थे। लोकतंत्र के समर्थक थे जिन्हें हम डेमोक्रेट्स कहते हैं। और उसके बाद माओवादी थे, माओइस्ट जिसे कहते हैं, वे सब शामिल थे। इससे क्या बना? एक ट्रायंगुलर फाइट बना, मतलब एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। इन 2002 द किंग एबॉलिश पार्लियामेंट। मतलब कि 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। एंडिंग इवन लिमिटेड डेमोक्रेसी, जिससे सीमित लोकतंत्र भी समाप्त हो गया। इन अप्रैल 2006 ह्यूज प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हैपेंड। तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल 2006 में बड़े पैमाने पर प्रो डेमोक्रेसी विरोध हुआ। प्रो डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्रवादी कहते हैं, जन लोकतंत्रवादी। प्रोटेस्टर फोर्स द किंग टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। विरोधियों ने राजा को प्रतिनिधि सभा मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बहाल करने के लिए मजबूर कर दिया। नेपाल इज नाउ ऑलमोस्ट अ डेमोक्रेसी एंड राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम कह सकते हैं नेपाल अब लगभग लोकतांत्रमक राज्य बन चुका था और एक नया संविधान अब वो लिखने जा रहा था। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 36। चलिए इस पेज को एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल। तो हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माण। कहाँ पे? नेपाल में। सम पीपल इन नेपाल थॉट अ स्मॉल रोल फॉर द किंग शुड रिमेन टू कीप ट्रेडिशन। मतलब कुछ लोग नेपाल में सोचते थे कि राजा की पारंपरिक भूमिका छोटी परंपरा बनाए रखने के लिए होनी चाहिए। जो मॉइस्ट है, जो कि एक पॉलिटिकल ग्रुप है, एग्री टू स्टॉप फाइटिंग। तो हम कह सकते हैं जो मॉइस्ट है, जो कि एक राजनीतिक समूह है, उसने क्या किया? लड़ाई बंद करने के लिए वो सहमत हो गया। दे वॉन्टेड बिग चेंजेस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। मतलब वे समाज और अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन चाहते थे। बट अदर पार्टीज डिड नॉट एग्री। लेकिन अन्य राजनीतिक दल सहमत नहीं थे। मॉइस्ट एंड अदर्स ऑल्सो डिड नॉट फुली ट्रस्ट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन नेपाल। तो जो मॉइस्ट थे और जो अन्य लोग थे भारत की नेपाल में भागीदारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। इन 2008 नेपाल रिमूव द मोनार्की एंड बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2008 में नेपाल ने जो मोनार्की था, मतलब जो राजतंत्र था, उसे समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। इन 2015 नेपाल मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान बनाया। अब हम बात करेंगे
एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में कहते हैं जातीय संघर्षों के बारे में, और डेमोक्रेसी कहते हैं लोकतंत्र। तो उसे आगे पढ़ते हैं। श्रीलंका हैज़ बीन अ डेमोक्रेसी सिंस 1948, जब से उसे इंडिपेंडेंस मिला तब से, मतलब कि श्रीलंका 1948 से लोकतंत्र रहा, यानी स्वतंत्रता जब से उसे मिली तब से। बट इट फेस बिग प्रॉब्लम्स नॉट फ्रॉम द आर्मी बट फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि लेकिन उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, सेना से नहीं बल्कि जातीय संघर्षों से, मतलब कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जा रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल्ड बाय द सिन्हाला मेजोरिटी। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक सिन्हाला बहुमत, मतलब सिन्हाला मेजोरिटी द्वारा नियंत्रित किया गया। दे वर अगेंस्ट तमिल्स, दैट इज इन माइनॉरिटी, हु केम फ्रॉम इंडिया एंड सेटल इन श्रीलंका। हम कह सकते हैं कि जो ये थे, मतलब कि हम कह सकते हैं कि वे तमिलों जो एक अल्पसंख्यक थे और जो भारत से आए थे और श्रीलंका में बस गए थे, तो कहीं ना कहीं जो सिन्हाला थे वो उनके क्या थे, खिलाफ थे। सिन्हाला लीडर रिफ्यूज टू गिव तमिल्स इक्वल राइट्स। सिन्हाला नेताओं ने तमिलों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहा। दिस कॉज एंगर अमंग तमिल्स एंड राइज ऑफ मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। इसकी वजह से क्या होता है, इससे तमिलों में क्रोध पैदा हुआ और उग्रवादी तमिल राष्ट्रवाद, मतलब मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म का उदय हुआ। In 1983, a group called the Liberation Tiger of Tamil Elam started fighting for a separate Tamil country. 1983 में एक समूह जिसने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम कहा गया उसे, एक अलग तमिल देश के लिए उसने लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 37। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। द श्रीलंकन प्रॉब्लम, तो हम बात कर रहे हैं श्रीलंकाई समस्या के बारे में। द इशू इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन श्रीलंका, मतलब कि यह मुद्दा श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों से संबंधित था। मैनी पीपल इन इंडिया वांटेड द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट तमिल्स इन श्रीलंका। भारत में कई लोग चाहते थे कि भारतीय सरकार श्रीलंका में तमिलों की रक्षा करे। India tried to help by signing an agreement with Sri Lanka in 1987. भारत ने 1987 में श्रीलंका के साथ एक समझौता करके मदद करने की कोशिश की। India sent soldiers to keep peace, but they ended up fighting the LTTE. तो हम कह सकते हैं कि भारत ने शांति बनाए रखने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन वे LTTE से लड़ाई में उलझ गए। Sri Lankans did not like Indian troops being there and saw it as an interference. मतलब कि श्रीलंकाई लोग भारतीय सैनिकों को वहां देखकर नाराज हुए और इससे कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस, मतलब कि हस्तक्षेप के रूप में उसे देख रहे थे। In 1989, the Indian peacekeeping force left Sri Lanka without success. मतलब कि 1989 में भारतीय शांति सैनिक, मतलब पीस कीपिंग फोर्स, बिना सफलता के श्रीलंका से लौट आए। द श्रीलंकन क्राइसिस, अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंकाई संकट के बारे में। वायलेंस कंटिन्यूड फॉर मेनी ईयर्स, हिंसा कई वर्षों तक जारी रही। अदर कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड आइसलैंड ट्राई टू मेक पीस, तो जो अन्य देश थे जैसे कि नॉर्वे हो गया या फिर आइसलैंड हो गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की। फाइनली, मतलब अंततः, The war ended when LTTE was defeated in 2009. मतलब युद्ध समाप्त हो गया। कब हुआ ये युद्ध समाप्त, जब 2009 में LTTE जो है वो हार जाती है तब। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब और राजनीतिक स्थिति के बारे में। इवन ड्यूरिंग द वॉर श्रीलंका इकोनॉमी ग्रू वेल, मतलब युद्ध के दौरान भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से बढ़ रही थी। इट कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया और ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव विकास में सुधार किया। इट हैड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड हाई जीडीपी फॉर मेनी ईयर्स। इसके पास कई वर्षों तक
मजबूत अर्थव्यवस्था और उच्च जीडीपी थी। डिस्पाइट द वॉर श्रीलंका रिमेन्ड अ डेमोक्रेसी। युद्ध के बावजूद श्रीलंका लोकतंत्र बना रहा। अब हम बात करेंगे, इस पेज पे एक कार्टून दिया है उसके बारे में। चलिए उस कार्टून को समझने की कोशिश करते हैं। द कार्टून शोज द प्रॉब्लम फेस बाय श्रीलंकन लीडर्स। कार्टून में श्रीलंकाई नेताओं द्वारा सामना की जा रही समस्या को दर्शाया गया है। व्हाट इज शोज मतलब कि यह क्या दिखाता है। द पर्सन इन द मिडल इज द श्रीलंकन लीडर राजपक्ष। तो हम कह सकते हैं कार्टून के बीच में खड़ा एक व्यक्ति श्रीलंकाई नेता राजपक्ष है। He is standing on a rope, which means he is in very difficult position. तो हम कह सकते हैं वह एक रस्सी पर खड़े हैं, जो यह दर्शाता है कि वह एक बहुत कठिन स्थिति में है, मतलब difficult position में है। On one side there is a lion which represents Sinhala hardliners, जो कि क्या है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में। मतलब एक और क्या है, एक शेर है जो सिन्हाला कट्टरपंथियों मतलब हार्डलाइनर्स का प्रतीक है। अर्थात श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है ये। वहीं पे ऑन द अदर हैंड देयर इज अ टाइगर विच रिप्रेजेंट द तमिल मिलिटेंट, दैट इज LTTE। हम कह सकते हैं वहीं पे क्या है, दूसरी ओर एक बाघ है जो तमिल उग्रवादियों का प्रतीक है, अर्थात लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मीनिंग मतलब इसका अर्थ क्या है। द लीडर इज ट्राइंग टू बैलेंस बोथ साइड्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट पीस। नेता जो हैं वो दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो शांति की बात कर रहे हैं। इट शोज द डिलेमा, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी ऑफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं यह श्रीलंकाई सरकार की दुविधा यानी उलझन और कठिनाई को दर्शाता है। तो कंफ्यूजन को कहते हैं उलझन और कठिनाई को कहते हैं डिफिकल्टी। आगे पढ़ते हैं। इफ ही सपोर्ट्स वन साइड द अदर साइड विल गेट एंग्री। मतलब यदि वह एक पक्ष का समर्थन करते हैं तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ जो इस वीडियो में कंटेंट था वो आपको एक सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। बिफोर आई एंड this video, I want to say Happy Independence Day to all of you. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।